स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास की इस बड़ी ही महत्वपूर्ण कक्षा के अंदर। और हमारा जो है वैशेषिक दर्शन का विषय चला हुआ है। वैशेषिक दर्शन के अंदर हमने कई चीजें पढ़ी हैं। सबसे मुख्य क्या है वैशेषिक दर्शन के अंदर कि हमको पढ़ने हैं 9 द्रव्य। कितने द्रव्य पढ़ने हैं? 9 द्रव्य पढ़ने हैं हम। उन 9 द्रव्यों में से हम लोग 4 द्रव्य पढ़ चुके हैं। हम पृथ्वी को पढ़ चुके हैं, वायु को पढ़ चुके हैं, जल को पढ़ चुके हैं और अग्नि को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बाकी बचे 5। उन पांचों में से पांचवा क्या है? आकाश। ठीक। तो जब हमने वायु को पढ़ा तब हमने एक बात जानी। जब हमने सबसे पहले पृथ्वी को पढ़ा तो हमने जाना कि पृथ्वी के अंदर कितने गुण हैं? 4। कौन कौन से? रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये 4 गुण पृथ्वी के अंदर हैं। फिर हमने पृथ्वी के बाद में जल को पढ़ा और हमने जाना कि जल के अंदर इन 4 गुणों में से 3 गुण हैं। वहां पे गंध नहीं है, रूप है, स्पर्श है, और क्या है? रूप, स्पर्श, रस जल के अंदर। उसके बाद जब हम अग्नि के पास गए तो अग्नि में हमको 2 गुण मिले, एक तो स्पर्श और एक रूप। लेकिन वायु के अंदर खाली एक ही गुण है, वो क्या है? स्पर्श। ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्पर्श तो चारों के अंदर आ रहा है, स्पर्श गुण तो चारों के अंदर है। अच्छा, अब यहाँ एक प्रश्न पूछा गया कि भाई जो आप पांचवें तत्व की बात कर रहे हो, पांचवा तत्व नहीं, पांचवा द्रव्य यानी आकाश, क्या आकाश के अंदर भी ये सारे गुण विद्यमान हैं? ऐसा प्रश्न करा गया। करने वाले ने ऐसा प्रश्न करा तो महर्षि कणाद उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि त आकाशे न विद्यन्ते, यानी आकाश के अंदर ये 4 गुण नहीं है। ना तो आकाश में रूप है, ना ही रंग है, ना ही स्पर्श और ना ही गंध है। तो फिर अगला प्रश्न आया, फिर आकाश का चिन्ह क्या है? आकाश का लक्षण क्या है? ठीक है। जिससे लक्ष्य को जाना जाता है वही क्या कहलाता है? लक्षण। तो कहते हैं कि आकाश का गुण है शब्द। आकाश का गुण क्या है? शब्द। क्योंकि शब्द जो है उसको आकाश ही स्थान देता है। यदि आकाश ना हो तो शब्द का चलना आदि कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। शब्द जो है वो आकाश से ही प्रकट, मतलब आकाश में ही प्रकट होता है। अगला आकाश का पूछा गया कि भाई और भी कोई लक्षण है आकाश का? भाई आकाश के अंदर अन्य कुछ भी है क्या? तो उसके संबंध में कहा गया कि आकाश के 2 गुण और हैं। लिखते हैं कि निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम। लिंग अर्थात चिन्ह, पहचान। तो आकाश की 2 पहचान हो रहा है। पहला क्या है? निष्क्रमणम, और दूसरा क्या है? प्रवेशनम। अब निष्क्रमणम का मतलब क्या है? जिसमें प्रवेश, निष्क्रमणम और निकलना, यानी अंदर जाना और निकलना जिसमें हो वो कहलाता है आकाश। ठीक है। एक तो क्या है? निकलना, और एक क्या है? प्रवेश करना। ये जिसके अंदर है ना वही कहलाएगा आकाश। अब यहाँ यदि मैं आपको समझाऊं तो अभी क्या हुआ? मान लो मैं अपने कमरे के अंदर आया या मैं अपने कमरे से बाहर गया। अब कमरे से अंदर आना है, कमरे से बाहर जाना, ये क्या है? निष्क्रमणम और प्रवेशनम। यानी अंदर आना क्या है? प्रवेश करना, और कमरे से बाहर जाना क्या है? निष्क्रमणम। अब ये जिसके कारण संभव है ना वही आकाश है। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिएगा कोई दीवार है। क्या आप उस दीवार में जगह नहीं है तो आप उसके अंदर जा सकते हो, उससे बाहर आ सकते हो? बोलो। यदि कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाए, खिड़की आदि सब बंद कर दी जाए, तो क्या कोई अंदर वाला बाहर या बाहर वाला अंदर आ सकता है? हम्म। यहाँ तक कि मैं ये कहता हूँ कि एक मक्खी या मच्छर भी जो है ना, उसको भी बाहर जाने या अंदर आने के लिए स्थान की जरूरत है, आकाश की जरूरत है। यदि उसको भी आकाश ना मिले ना, एक ऐसी स्थान ना मिले जिससे वो प्रवेश कर सके या बाहर निकल सके, तो वो भी नहीं जा पाएगा।
जैसे आपके घरों के अंदर तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत जगह हो जाती है, मच्छर आदि घुस जाते हैं, जैसे फ्रीज है। वैसे तो फ्रिज में भी हो जाते हैं, यदि घुसना हो तो घुस ही जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं बहुत सेफ रखे जाते हैं, जो वहां पे बिल्कुल मक्खी मच्छर भी नहीं हो सकता। और बहुत सारे जो हॉस्पिटल है उनमें ऐसी जगह होती हैं जहाँ बिल्कुल एंट्री नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब क्या है, चाहे तो आपको एंट्री करनी हो चाहे आपको एग्जिट करना हो, एंट्री हो चाहे एग्जिट हो, ये आकाश के कारण ही संभव है। तो ये भी आकाश की पहचान है कि जिसमें से एंट्री करी जाए और जिसमें से एग्जिट करा जाए वो क्या कहलाता है, आकाश। मतलब निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम। बात समझ में आया सबको कि आकाश की दूसरी पहचान क्या है? पहली पहचान क्या है? शब्द। इस शब्द का विचरण आकाश के अंदर होता है। दूसरा क्या है? जिसमें से अंदर जाना और बाहर आना, वो क्या कहलाता है? आकाश कहलाता है। ठीक है। यदि आकाश ना होना तो बड़ा समस्या है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। यदि मैं इसको एक छोटी सी मैं एक चीज से और समझाता हूँ इसको, मैं वैसे समझ में आपको आ गया, लेकिन मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। आपके पास में एक बर्तन है, ठीक है। आपके पास में एक बड़ा बर्तन है। उस बर्तन के अंदर मान लीजिएगा आपने पहले डाल दी रेत, भर दिया रेत से वो। अच्छा, आप यदि उसके अंदर थोड़ी सी बजरिया डालना चाहें तो क्या संभव है? आ सकते हैं उसके अंदर वो, यदि आपने रेत से उसको पूरा भर दिया? अच्छा ठीक है। यदि आपने उसके अंदर पहले डाल दी बजरी, ठीक, और उसके बाद में आप उसमें थोड़े और बड़े पत्थर डालना चाहें तो बड़े पत्थर आ जाएंगे उसके अंदर, यदि आपने बजरियों से भर दिया उसको? अच्छा, यदि आप ऐसे कर दो, पहले बड़े पत्थर डाल दो, बड़े पत्थर डालने पे क्या उसके अंदर बजरियां आ सकती है छोटी? और क्या फिर उसके अंदर रेत के कण भी आ सकते हैं? ये आपको मैंने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है कि जीवन में जो कार्य सबसे महत्वपूर्ण है और बड़े हैं उनको सबसे पहले करो, जो उनसे कम महत्वपूर्ण है उनको दूसरे नंबर पर करो, और जो बिल्कुल छोटे मोटे हैं ना उनको सबसे लास्ट में करो। हम करते क्या है, जो सबसे छोटे मोटे हैं ना, हम उनको सबसे पहले छेड़ लेते हैं, फिर हमें बाकी कार्य करने का समय नहीं मिलता। ये मैंने एक जीवन में लेसन भी आपको दिया है। ठीक है। तो पहले जो बड़ी चीजें है ना उनको पकड़ के, उनको जो महत्वपूर्ण है उनको पहले करना चाहिए। यानी कि छोटी छोटी चीजों में इतना उलझ जाओ कि फिर बड़ी का समय ना मिले। ठीक है, बड़ी कर लोगे तो छोटी के लिए जगह बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। अगला सूत्र देखिएगा, कार्यांतर प्रादुर्भावाच शब्द स्पर्शवताम गुण। यानी आगे कहा है कि अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाली भूमि आदि का गुण नहीं है, किंतु शब्द आकाश का ही गुण है। यहाँ एक बात कही गई है कि अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द। देखो, शब्द के संबंध में एक बात कही गई है कि शब्द जो है ना, वो पृथ्वी और जितने अन्य हैं जो स्पर्श वाले हैं। स्पर्श किसमें है? स्पर्श वायु में भी है, स्पर्श आपका अग्नि के अंदर भी है, स्पर्श आपका जल के अंदर भी है, और स्पर्श आपका किसके अंदर है? पृथ्वी के अंदर। इनसे शब्द प्रकट नहीं होता, इसलिए शब्द इनका गुण नहीं है। इनसे शब्द प्रकट नहीं होता, इसलिए शब्द इनका गुण नहीं है। अब ये सूत्र बड़ा गहरा है, अभी इतना ही समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, फिर मैं बहुत गहराई में आपको लेके जाऊंगा, तब मैं समझाऊंगा। अभी इतना ही समझ लीजिएगा कि जो ये स्पर्श वाले हैं ना, इनसे शब्द प्रकट नहीं होता। क्योंकि आपके मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जी हम तो अपनी मेज के ऊपर हाथ मारते हैं तो आवाज तो आती है, मेज तो पृथ्वी है। जल जब बहता है तो जल की भी आवाज आती है, यहाँ तक कि वायु की भी आवाज आती है। फिर आप कैसे कह रहे हो कि ये शब्द जो है वो वायु का गुण नहीं, क्योंकि शब्द तो वो प्रकट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी खाली इस बात पे विश्वास कर लीजिएगा ऋषियों की, बाकी इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं समझाऊंगा, थोड़ा उसे गहराई में मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है। तो स्पर्श वाले जितने द्रव्य है ना, शब्द उनका गुण नहीं है, शब्द केवल आकाश का गुण है। अब इतनी बातें आपको आकाश के संबंध में समझ में आ गई। तीन बातें। पहला क्या है कि आकाश का गुण क्या है? शब्द है। दूसरी बात क्या होगी कि जिसमें एंट्री करी जाए और जिससे एग्जिट करा जाए,
वो भी क्या है, आकाश है। और तीसरी बात फिर वही दोहरा दी कि भाई पृथ्वी आदि जो है शब्द उनका गुण नहीं है, शब्द आकाश का ही गुण है। अब ये पांचवा द्रव्य भी हो गया, अब आता है छठा द्रव्य। छठा है काल। तो काल को समझिएगा। काल के संबंध में कहते हैं कि अपरस्मिन परम युगपत चिरम क्षिप्रम इति काल लिंगानी। यानी काल की पांच पहचान है, काल के पांच चिन्ह है काल को समझने के लिए। और ये व्यवहार की चीजें हैं, ये व्यवहार में आती हैं। जैसे पहला क्या है, अपरस्मिन परम यानी अपर और पर। दूसरा क्या है, युगपत यानी एक बार। तीसरा क्या है, चिरम यानी विलंब। चौथा क्या है, क्षिप्रम यानी शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं, उसको काल कहते हैं। अब मैं एक एक को आपको समझाता हूँ। पहला क्या है, अपर और पर। अपर और पर ये जो दोनों शब्द हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी इनका जो व्यवहार है ना, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं दोनों। अपर का अर्थ होता है, दो अर्थ हम इसके ले सकते हैं। अपर का अर्थ हम ले सकते हैं छोटा, और पर का अर्थ हम ले सकते हैं बड़ा। बात समझ में आई? अपर का अर्थ हम ले सकते हैं छोटा, और पर का अर्थ हम ले सकते हैं बड़ा। आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपके जो दादा के पिताजी थे वो आपके क्या लगते थे, परदादा। यानी वो पहले हैं, बड़े हैं ना, तभी तो वो परदादा हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक। तो पर यानी जो आयु में बड़ा होता है उसको कहते हैं पर, और अपर क्या है, जो आयु में छोटा होता है। ठीक। जैसे हम लोग आयु की बात करते हैं, मान लो नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी की आयु जो है 44 45 46 जितने भी साल है, इतने साल है। ठीक है। अच्छा, बाबूजी की बात करते हैं। बाबूजी की आयु मान लीजिएगा 70 साल है। तो बाबूजी की आयु 70 साल है। ये जो 70 साल हम कह रहे हैं, ये क्या है, ये काल का प्रयोग है, यानी समय का प्रयोग। काल का मतलब क्या है, समय। ठीक है। यानी ये काल का व्यवहार है। हमें पता नहीं चलेगा, हम कह रहे हैं कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई 50 साल का, कोई 30 साल का। इसका मतलब क्या है, ये गणना किसकी पहचान है, काल की। यदि काल ना हो तो आपको पता नहीं लग सकता कि कौन कितने समय पुराना है, कितने समय नया है। ठीक है। तो यदि हम अपर और पर की बात करते हैं, तो ये एक तो पहचान किसकी है, कौन बड़ा है कौन छोटा। अच्छा, बड़े छोटे से हम ये भी तो कह सकते हैं नया और पुराना। जैसे मैं एक बात कहता हूँ, मान लो आपने एक घर बनाया है, और आप कहते हो कि जी हमारे घर को जो है बने हुए 10 साल हो गए। ठीक। और कोई कह रहा है कि नहीं, हमने तो 2 साल पहले ही घर बनाया है। तो वो 10 साल पहले वाला क्या हुआ, पुराना। और 2 साल पहले वाला क्या हुआ, नया। तो अपर पर का अर्थ आप नया पुराना भी लगा सकते हो। और अपर और पर का अर्थ आप लोग मतलब ज्यादा आयु का और कम आयु का भी लगा सकते हो। दोनों चीजें हो सकती है ना ये। ठीक। अब यहाँ एक चीज समझने की है, देखो किसी को कुछ समझ में ना आए तो पूछ पूछ लेना। एक चीज और समझने की है, वो ये है कि ये दोनों व्यवहार जो है ना, एक दूसरे के आधार पर हो सकते हैं। ये दोनों व्यवहार एक दूसरे के आधार पर होते हैं। यदि हम किसी को पुराना कहते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी किसी से तुलना करी गई है, तभी तो वो पुराना है। किसी को हम लोग नया कह रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि उसकी किसी से तुलना करी गई तभी वो नया है। जैसे आपके दो बच्चे हैं, और आप कह रहे हो कि हमारे जो बड़ा बेटा है बेटी है उसकी उम्र है 20 साल, और जो छोटा है उसकी उम्र है 18 साल। तो जो बड़ा है वो बड़ा आखिर है क्यों? क्योंकि एक 18 साल का छोटा है, तभी तो आपने उसको बड़ा कहा, तभी तो वो पर हुआ। और छोटा छोटा क्यों है, क्योंकि कोई बड़ा है, तभी तो वो अपर हुआ। यानी अपर और पर दो ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिना दोनों के, बिना दो के आप किसी को नया पुराना या छोटा बड़ा नहीं कह सकते। कोई छोटा है तभी कोई बड़ा कहलाएगा, कोई बड़ा है तभी कोई छोटा कहलाएगा, कोई नया है तभी कोई पुराना कहलाएगा, कोई पुराना है तभी कोई नया कहलाएगा। और आई थिंक आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद में दूसरा आता है युगपत। युगपत का मतलब होता है साथ साथ में। युगपत का मतलब क्या है, साथ साथ में।
इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बहुत सी महिलाएं बड़ी एक्सपर्ट होती हैं खाना बनाने में। वो कहती हैं कि एक तरफ तो मैं सब्जी पकाने के लिए रख देती हूँ, दूसरी तरफ मैं रोटी भी बना देती हूँ और दोनों काम मेरे साथ में हो जाते हैं। तो जो वो साथ साथ का व्यवहार है वो कहाँ आ रहा है? वो समय के कारण आ रहा है ना, कि भाई दोनों में बराबर बराबर समय लगा है। तभी तो आप कह रहे हो साथ साथ में हो गया। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं काल, अर्थात समय पढ़ रहे हैं हम। ये जो व्यवहार करा जाता है ना कि साथ साथ में हो गया। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई मान लो दो गाड़ियां हैं, दोनों दिल्ली के लिए चली हैं, तो आप क्या कहते हो कि जी हमारी भी और आपकी दोनों साथ में पहुंच गई। इसका मतलब क्या, दोनों ने बराबर समय लिया है। तो युगपत का मतलब क्या होता है? साथ साथ में। ठीक है, साथ साथ अर्थात जब दोनों एक ही समय लेते हैं तो उसको कहते हैं युगपत। ये अच्छे समझ में आ गए कि ये भी काल का ही व्यवहार है। बिना समय के आप कह ही नहीं सकते कि ये साथ साथ में हो गया। जब आप कहते हो ना कि रोटी भी और सब्जी भी साथ में बन गई, मतलब क्या है कि बराबर समय लिया, यानी काल, बराबर काल लगा है। अब तीन हो गए, अब चौथा और पांचवा क्या है? चिरम और क्षिप्रम। चिरम का अर्थ होता है विलंब। चिरम का अर्थ क्या होता है? विलंब। जैसे मान लीजिएगा मैं आपसे कह रहा हूँ, जो अरुणा जी है, मैं अरुणा जी से कह रहा हूँ कि अरुणा जी आज आपने कार्य देर से भेजा। इसका मतलब क्या है? इन्होंने बाकी की तुलना में ज्यादा समय लगाया भेजने में। तो ये भी किसका व्यवहार है? समय का व्यवहार है। ठीक। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे पास एक विद्यार्थी आता है। अब वो काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन समय बहुत ज्यादा लेता है। अब मैं कई बार कहता हूँ कि यार तू देर से कार्य करता है। देर से कार्य करने का मतलब क्या है? कि तूने ज्यादा समय लिया उस काम को करने में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चिरम, यानी विलंब, यानी देर से। और दूसरे का क्षिप्रम। क्षिप्रम यानी शीघ्र कर लेना। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं फटाफट बना देते हैं जो भी उनको देते हैं काम करने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फटाफट सुना देते हैं जो भी उनसे सुना जाए। तो ये क्या है? क्षिप्रम। फटाफट सुना देना, जल्दी सुना देने का मतलब क्या है? कम समय लिया उसने। तो यदि आप सबके मूल में जाओ ना, तो आपको समय शब्द समझ में आएगा। मैंने किसको कहा? पुराना। इसका मतलब क्या है? कि उसको ज्यादा समय हो गया बने हुए। मैंने किसको कहा? नया। तो इसका मतलब क्या? उसको कम समय हुआ है। मैंने किसको कहा? साथ साथ, यानी इसका मतलब क्या? उन्होंने बराबर समय लिया है। मैंने किसको कहा? विलंब, यानी उसने ज्यादा समय लिया है। मैंने किसको कहा? क्षिप्रम, यानी उसने कम समय लिया है। तो इसका मतलब क्या? सबके मूल में क्या है? समय। और समय के द्वारा ही क्या होती है? इसकी पहचान। तो ये व्यवहार जिसमें करे जाएंगे ना, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई व्यवहार आप लोग करते होंगे, तो ये व्यवहार किसके आधार पर हो रहे हैं? काल के आधार पर। इसलिए काल भी क्या है? एक द्रव्य है। महर्षि कणाद ने इतनी गहराई में जाके चीजें देखी हुई है, बहुत ज्यादा गहराई में। और उसी के आधार पे हम लोग क्या कर रहे हैं? व्यवहार। बोलो, काल समझ में आ गया आपको? हम्म। जैसे वो एक वो तो कबीरदास जी का वो आता है ना दोहा, काल करे सो आज का, राज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो इसका मतलब क्या कि ज्यादा समय मत खींचो। जो कल करना है उसको आज ही कर लो, यानी कल आप ज्यादा समय लगा रहे हो, कल तक का समय आज ही कर दो, और जो आज करना है उसको अभी कर लो। तो काल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब काल की एक बड़ी सुंदर सी विशेषता है। वो लिखते हैं कि नित्येषु अभावाद अनित्येषु भावाद कारणे काला ख्याति। ये वैशेषिक दर्शन के दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक का 9वां सूत्र है। नित्येषु अभावात अनित्येषु भावात कारणे काला ख्याति। जो नित्य पदार्थ में न हो और अनित्य में हो, इसलिए कारण में ही काल संज्ञा है। इसका अर्थ क्या है कि दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक वो जो नित्य हैं और एक वो जो अनित्य हैं। नित्य किसको कहते हैं? नित्य है परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति, जिनको हम त्रेतवाद के तीन तत्व कहते हैं, जो कि तीनों अनादि हैं। ये तीनों क्या है? नित्य हैं। और जो अनित्य हैं, बाकी सब क्या है? अनित्य है। जो नित्य पदार्थ है ना, उनके अंदर काल का व्यवहार नहीं होता। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि परमात्मा कितना पुराना है, तो क्या उत्तर दोगे आप? इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है। इस प्रश्न का, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आपका घर कितना पुराना है, कब बना था? बोलो, क्या आप उत्तर दोगे? 15 साल पुराना है तुम्हारा। ठीक है। तो आपका घर 15 साल पुराना है, यानी इसका मतलब क्या? वो
अनित्य है। उसके साथ व्यवहार हो सकता है काल का, लेकिन परमात्मा के साथ काल का व्यवहार नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे और भी कई सारे उसमें हम लोग यदि व्यवहार करके देखें तो काल का व्यवहार अनित्य चीजों के साथ संभव है, नित्य चीजों के साथ संभव नहीं है। इस चीज को कहा गया है। परमात्मा कितना पुराना है, कितना नया है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कोई व्यवहार उसके साथ में नहीं है। ठीक। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई आप रोटी और सब्जी साथ साथ में बना लेते हो, इसे बनाने में कितना समय लेते हो? बोलो क्या उत्तर दोगे? जैसे आचार्य जी कह रही हैं कि इनको आधा घंटा लगता है। ठीक है। दो। हाँ हाँ ठीक है। दोनों को बनाने में आधा घंटा लगता है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इन्होंने कह दिया आधा घंटा यानी 30 मिनट। मैं कहता हूँ परमात्मा और जीवात्मा साथ साथ से हैं, इनको कितना समय हो गया? जैसे ही कह रही हैं कि ये क्योंकि परमात्मा जीवात्मा साथ से ही है ना, ऐसा तो नहीं है कोई आगे पीछे है, दोनों अनादि हैं। दो दोनों ही साथ साथ, तीनों ही साथ साथ में है। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि कब से साथ में है? जैसे आप सब मेरे साथ में हो, किसी को मेरे साथ 4 साल हो गए, किसी को 2-4 महीने हुए होंगे, किसी को 5 एक साल हो गए होंगे, इस तरह है, किसी को 2 साल हो गए होंगे। तो परमात्मा जीवात्मा और प्रकृति के संबंध में व्यवहार नहीं आ सकता कि ये कितने पुराने हैं, कब से साथ साथ में है। तो इसीलिए महर्षि कणाद कहते हैं कि समय का जो व्यवहार है ना, वो समय का व्यवहार प्रकृति और परमात्मा और जीवात्मा के साथ नहीं लागू होगा, वो अनित्य पदार्थों के साथ में लागू होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक। जैसे जैसे आप में से बहुतों से पूछा जाए कि भाई आप कब से साथ में हैं, तो नरेंद्र जी कहेंगे कि जी हमको तो 27 साल हो गए, 25-26 साल हो गए। यानी इनकी शादी हुई एक समय है ना। किसी को 3 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 30 साल भी हो गए होंगे। लेकिन परमात्मा जीवात्मा कब से साथ में, कुछ ऐसा समय नहीं है, तो इसलिए उसके साथ में व्यवहार नहीं होगा। ठीक। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब मैं अगले उस पर आ जाता हूँ। अगला सूत्र जो है वैशेषिक दर्शन के दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक का 10वां सूत्र है। कहते हैं कि इता इदम इति यतः तद दिश्यम लिंगम, यानी यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें यह व्यवहार होता है उसको दिशा कहते हैं। दिशा का मतलब क्या है? आपसे पूछा जाता है कई बार कि भाई देखो कितना बढ़िया बात की है। ये कहते हैं कि इतः इदम, इतः यानी यहां से, इदम माने यह, इति यतः जहां से, तद वह, यहां से ये और वहां से ये, जहां इस तरीके का व्यवहार होता है नहीं, वहां उसको हम क्या कहते हैं? दिशा। क्या कहते हैं उसको हम? दिशा कहते हैं उसको। ठीक। दिशा के अंदर ही व्यवहार होता है। जैसे उदाहरण से इसको हम लोग समझे, उदाहरण से हम लोग इसको समझें तो हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे नरेंद्र जी खड़े हैं, सुदेश जी खड़ी हैं। ठीक है। और एक साइड में हम खड़े कर देते हैं मुकेश जी को या राजेंद्र जी को। तो वहां हम लोग ये कह सकते हैं कि सुदेश जी कहाँ खड़ी हैं, मतलब ये एक उसमें खड़े हैं, मतलब एक जैसे सामने सामने खड़े हैं, एक दूसरे के सामने नहीं, मेरे सामने चारों खड़े हैं, इस तरह समझ लीजिएगा। मेरे सामने चारों खड़े हैं, पहले नरेंद्र जी हैं, फिर सुदेश जी हैं, फिर राजेंद्र जी हैं, फिर मुकेश जी हैं। तो यदि मैं कहूं कि सुदेश जी कहाँ हैं, तो आप कह सकते हो कि नरेंद्र जी के इधर की साइड है, या मुकेश जी के इधर की साइड है। तो इधर उधर का व्यवहार होता है, नहीं होता? ये आपका घर कहाँ है, कि हमारा घर उससे उधर है, उसके आगे है, उसके पीछे है, उसके दाएं है, उसके बाएं है, ऐसा व्यवहार हम सब करते हैं ना। ये व्यवहार जिसके कारण करा जा रहा है ना, उसको ही हम लोग दिशा कहते हैं। देखो ऋषि कितनी गहराई में गए हैं, उन्होंने कितनी गहराई से चीजें देखी हैं, ऑब्जर्व करी हैं। तो ये जो इधर उधर, पूर्व पश्चिम, आगे पीछे, इस तरीके का जो व्यवहार है ना, ये लक्षण है दिशा का। अब एक बहुत बढ़िया सूत्र आता है, मुझे बड़ा प्रिय है सूत्र ये। कहते हैं कि आदित्य संयोगात भूत पूर्वाद भविष्यतो भूताच्च प्राची। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि पूर्व दिशा कौन सी है? संगीता जी से पूछता हूँ कि पूर्व दिशा कौन सी है? संगीता जी बताएंगे पूर्व दिशा कौन सी है? हाँ, जहां से सूरज निकलता है वही पूर्व दिशा है। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऋषियों ने यही पहचान दी है, जहां से सूर्य निकलता है वो पूर्व दिशा है।
अब कई बार हमारे साथ में क्या होता है, हमको ऐसे लगता है कि यार हमारे यहाँ तो सूरज इधर से निकल रहा है, इनके यहाँ इधर से दिख रहा है। कई बार हम नई जगह चले जाते हैं ना, तो ऐसा महसूस होता है। मुझे होता है, आपको होता है नहीं होता ये मैं कह नहीं सकता, मुझे जरूर होता है। ठीक। तो ऋषियों ने क्या पहचान दी? हाँ, कि पूर्व दिशा जो है ना, उसकी पहचान क्या है? कि आदित्य संयोगात, भूतपूर्वाद, भविष्यतो, भूताच्च प्राची। यानी जहां से सूरज निकलता है, निकलेगा और निकलता था, वही दिशा क्या है? पूर्व दिशा है। जहां से सूरज निकलता है, निकलेगा और निकलता था, वही क्या है? पूर्व दिशा है। अब यदि आप पूर्व दिशा के सामने खड़े हो जाओ, तो आपके पीठ के पीछे क्या होगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है। और यदि आप अपने दोनों हाथों को खोल लो, तो जहां आपका उल्टा हाथ है, सूरज के सामने आप खड़े हो, हाथ दोनों आपने खोल रखे हैं साइडों में, तो जहां आपका उल्टा हाथ है, वही क्या है? उत्तर दिशा। और जहां आपका सीधा यानी दाहिना हाथ है, वही क्या है? दक्षिण दिशा। पहचान हो जाएगी दिशाओं की, किस तरीके से पहचान करनी है। सूरज के सामने खड़े हो जाओ, वो तो पूर्व दिशा हो गई। पीठ के पीछे पश्चिम दिशा हो गई। और जहां उल्टा हाथ है वो उत्तर हो गई, और जहां दाहिना हाथ है वो दक्षिण हो गई। इस तरीके से हम दिशाओं की पहचान कर सकते हैं। और एक ऊपर हो गई और एक नीचे हो गई, ये भी दिशाएं हैं। इतना भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है। तो हाँ, ये हो गया। अच्छा, अब एक और प्रश्न आता है आगे, फिर आता है कि एतेन दिग अंतरलानी व्याख्यातानी। मतलब इसका मतलब क्या है? कि जो दिशाएं हैं, ये तो चार दिशा हो गई, एक ऊपर नीचे वाली दिशा हो गई। अब इनके बीच में भी दिशाएं हैं, जिसका मैंने फोटो आपके पास में भेजा है, ग्रुप में भेजा है, उसको चेक कर लेना। उसमें क्या है, जो पूर्व और दक्षिण के बीच दिशा है, उसको आग्नेय कहते हैं। पूर्व और दक्षिण मैंने उसमें वो भेजा हुआ है। उसमें आप देखोगे कि सबसे ऊपर जो है ना, यदि आप एक प्लस का चिन्ह बना लो, प्लस का, तो सबसे ऊपर क्या होता है? उत्तर। और सबसे नीचे क्या होता है? दक्षिण। ठीक है। और सीधे हाथ की तरफ पूर्व होता है, उल्टे हाथ की तरफ होता है पश्चिम। यदि आप सामने किसी को बना रहे हो, तो यहाँ कहा है कि जो पूर्व और दक्षिण के बीच में, उसको आग्नेय कह दिया। दक्षिण पश्चिम के बीच में नैऋति, पश्चिम उत्तर के बीच में वायव्य, और उत्तर और पूर्व के बीच में ईशानी दिशा कहते हैं। या आप उसको देखोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक नहीं है? उसके अंदर जो है ये दिया हुआ है, तो आप वहां पे उसको अच्छे से देखना।